गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए प्रीवियस क्लास या लास्ट क्लास की हम बात करें तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई? हमारे पास जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने जो रंध्र गति की खुलने व बंद होने की क्रियाविधि थी उसका अध्ययन किया। रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रियाविधि का अध्ययन लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, और जिसमें 3 परिकल्पनाएं हमने पढ़ी थी। एक तो हमारे पास यदि परिकल्पना की हम बात करें तो जेडी सायरे की थी, सेकंड लवर्ड की थी, और एक स्टीवार्ट सबसे पहले जो हमारे पास परिकल्पना थी वो थी मांड शर्करा परिकल्पना, जेडी सायरे, फिर स्टीवार्ट की परिकल्पना, और थर्ड थी सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण की। तो तीनों परिकल्पनाओं को हमने पढ़ दिया था। मांड शर्करा परिकल्पना, स्टीवार्ट परिकल्पना और सक्रिय पोटेशियम आयन परिकल्पना या स्थानांतरण सिद्धांत की जो परिकल्पना थी। अब हम पढ़ेंगे आज का जो टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वास्तव में उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं यहाँ पे देखना है हमें। अब वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक 2 प्रकार के होते हैं। एक बाह्य कारक और दूसरा हो जाएगा हमारे पास आंतरिक कारक। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को निम्न कारक प्रभावित करते हैं, मीन्स बाह्य कारक और आंतरिक कारक प्रभावित करते हैं। अब बाह्य कारक और आंतरिक कारक में देखें तो ये भी अलग अलग होते हैं, अर्थात बाह्य कारक अलग होते हैं, आंतरिक कारक अलग होते हैं। बाह्य कारक अर्थात एक्सटर्नल जो होंगे, आंतरिक इंटरनल जो होंगे। तो सबसे पहले हम बाह्य कारक देखते हैं कौन कौन से। प्रकाश, सेकंड है वायु, थर्ड है प्राप्त जल की मात्रा, और फोर्थ की यदि हम बात करें तो तापमान। ये 4 कारक किसमें आते हैं? बाह्य कारक में। प्रकाश, वायु, प्राप्त जल की मात्रा और तापमान। यदि हम बात करें किसकी? आंतरिक की, तो आंतरिक कारक की यदि हम बात करें तो इसके अंदर 3 कारक होते हैं। पत्ती की संरचना यहाँ से अलग है, याद रखना पत्ती की संरचना। उसके बाद यदि हम देखें तो पराग का विन्यास, सेकंड, और थर्ड कारक इसका देखें तो वो हमारे पास है मूल प्रहरों अनुपात। इस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करने वाले बाह्य व आंतरिक कारक होते हैं। अब इनको एक एक को हम पढ़ेंगे, बाह्य कारक को भी और आंतरिक कारक को भी एक एक को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आप देखते हैं कि त्वरण का जो विन्यास है ना, इसको हम बोल सकते हैं दिक् विन्यास भी बोल सकते हैं, दिक् विन्यास। ठीक है, पहले इधर देखें, प्रकाश, वायु, प्राप्त जल की मात्रा और तापमान। अब प्रकाश क्या होता है हमें पता है। प्रकाश जो होता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूप से क्या करता है? प्रभावित करता है। हम बोल सकते हैं
डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों रूप से ही प्रकाश वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करने का कार्य करता है। किस प्रकार करता है? जो प्रत्यक्ष रूप होता है ना, इसके द्वारा तो रंध्र जो होते हैं, अर्थात रंध्रों का इफेक्ट होता है, रंध्रों के खुलने की क्रिया जो होती है प्रत्यक्ष रूप से हम बोल सकते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या था? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? तापक्रम में वृद्धि। प्रत्यक्ष रूप में क्या हो जाएगा? रंध्र खुलने की क्रिया। अप्रत्यक्ष रूप की यदि हम बात करें तो अप्रत्यक्ष रूप क्या हो जाएगा? जो तापक्रम है उसमें ये क्या करता है? वृद्धि करता है, तापक्रम वृद्धि। तो यहां से स्पष्ट हो गया वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारकों में जो बाह्य कारक है उसका जो फर्स्ट टाइप है, कौन सा? लाइट या प्रकाश। प्रकाश वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूप से प्रभावित करता है। प्रत्यक्ष रूप में क्या होता है? यहाँ पर रंध्र खुल जाते हैं, और अप्रत्यक्ष रूप में इसके तापक्रम में वृद्धि होती है। और अब हम यहाँ पर तापक्रम या तापमान भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्लियर हो गया प्रकाश की डेफिनेशन में क्या लिखना है? प्रकाश वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रभावित करता है। यदि हम प्रत्यक्ष रूप से देखें तो यहाँ रंध्रों के खुलने की प्रक्रिया होती है। यदि अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट रूप से देखें तो इसके तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। सेकंड कारक हमारे पास कौन सा है भाई? वायु। जितनी अधिक वायु होगी उतना अधिक ही वाष्पोत्सर्जन होगा। क्या हम कह सकते हैं? जितनी अधिक वायु होगी उतनी अधिक ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। क्योंकि जो लीफ होती है, मान लीजिए जो लीफ या पत्ती होती है, यदि हम इस लीफ की बात करें, इस लीफ के चारों में क्या है? नमी वाला क्षेत्र है, अर्थात लीफ नमी वाले क्षेत्र में है। लेकिन जैसे ही एयर या हवा होगी, तेज गति से हवा चलेगी तो इस नमी वाले क्षेत्र को क्या कर देती है? समाप्त कर देती है, और पादप में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पर क्या पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है। तो हम कह सकते हैं जितना अधिक वायु होगी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी उतनी ही अधिक होती है। प्रकाश हो गया, वायु हो गया। तीसरा है प्राप्य जल की मात्रा। देखो जब 6th चैप्टर हमने पढ़ा था तो वहां पर जल के टाइप पढ़े थे, गुरुत्वीय जल, केशिकीय जल, आदर्तीय जल। 3 प्रकार का जल हमने देखा था, आर्द्रता वाला, गुरुत्वीय और केशिकीय। अब यहाँ पर हमें पता है पादपों को सुगमता से प्रदान होने वाला जो प्लांट है उसको प्रदान जल कौन सा होता है? केशिकीय जल। यह हम बोल सकते हैं जो पादपों को काम आने वाला जल है वह कौन सा होता है? केशिकीय जल होता है, जो पादपों को आसानी से या सुगमता से भूमि से प्राप्त होता है। केशिकीय जल क्या था? गुरुत्वीय जल क्या था? आर्द्रता ग्राही जल क्या था? इसकी हम 6th चैप्टर में बात कर चुके थे। अब यदि हम यहाँ पे देखें भाई, जो केशिकीय जल है, प्राप्त जल की मात्रा से तात्पर्य लिया जाता है वह जल जो भूमि से पादपों को क्या हो रहा है? प्राप्त। क्या कहलाएगा? प्राप्य जल। जितना अधिक जल पादपों को प्राप्त होगा उतनी अधिक ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। जितना अधिक प्लांट जो है प्लांट जो होंगे भूमि से क्या करते हैं? वाटर एब्जॉर्बेशन करने की कार्य करते हैं। खनिज, जल, ये सब जड़ों के द्वारा भूमि से पादप अवशोषण करते हैं। अब प्राप्त जल क्या होगा? प्राप्त होने वाला कौन सा होगा? केशिकीय जल एक तरीके से। तो ये जो जल है ये पादप आसानी से जितना ज्यादा ग्रहण करेगा उतना ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है? तीव्र होती है या ज्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं
प्राप्त जल की मात्रा पादपों में जितनी अधिक होगी उतना अधिक ही पादपों में कौन सी क्रिया देखने को मिलेगी, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट जो कारक है हमारे पास क्या है, तापमान। यदि हम तापमान की बात करें, जो वायुमंडल होता है उसकी आपेक्षिक आर्द्रता जो होती है, तापमान वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता को कम करता है, और आपेक्षिक आर्द्रता कम होगी तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होगी, प्रभावित होगी। वायुमंडल में जो नमी होती है वो कम होगी तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया लगभग इस तरीके से क्या हो रही है, ग्रोथ करेगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं तापमान का कार्य क्या हो जाएगा, तापमान का कार्य क्या होता है, वायुमंडल में उपस्थित आपेक्षिक आर्द्रता को कम करने का कार्य तापमान होता है। जितना तापमान अधिक होगा जल उतना ही वाष्प के रूप में वायुमंडल में क्या होता है, उड़ जाता है। तो तापमान की यदि हम बात करें तो जो टेम्परेचर है उसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी क्या होती है, प्रभावित होती है। ये सारे कैसे एक्सटर्नल फैक्टर या बाह्य कारक थे, ट्रांसवायरेशन इफेक्टेड जो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले फैक्टर हैं। अर्थात अब सेकंड नंबर पे हमारे पास जो है आंतरिक कारक, इंटरनल फैक्टर या आंतरिक कारक कौन कौन से हैं, पत्ती की संरचना। जब हमने शुरू में चैप्टर के रंध्र पढ़े थे और रंध्र के टाइप की यदि हम बात करें, रंध्रीय जो वाष्पोत्सर्जन पढ़ा था, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन और वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। जो सेकंड टाइप था हमारे पास उपत्वचीय, जिसमें हमने पढ़ा था उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, भाई त्वचा के ऊपर एक चरम का निर्माण और हो जाता है जिसको अधिचरम बोला था। तो अधिचरम जो यहाँ पर होगी वो कैसी थी, क्यूटिन या क्यूटिकुलर युक्त थी। अब हमारे पास जो क्यूटिकल पदार्थ है, ये लीफ हमारे पास मान लीजिए है, इस लीफ के ऊपर एक परत का आवरण और हो जाएगा और वो आवरण किसका होगा, क्यूटिकल। ये जो क्यूटिकल पदार्थ है ये पत्ती के चारों तरफ क्या बनता है, आवरण बना देता है। और ये भी हमें पता है क्यूटिकल पादपों के अंदर जो जल होता है उसके लिए कैसा होता है, अपारगम्य में होता है, लेकिन कुछ कुछ स्थानों से कमजोर या कटा हुआ होता है जहां से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है, संपन्न। बस यही हमें यहाँ पे देखना है। जब पत्ती के ऊपर, पत्ती की संरचना में एक अतिरिक्त परत होती है तो वह जल के लिए क्या हो जाती है, अपारगम्य, और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को क्या करती है, प्रभावित करती है। क्योंकि यहाँ कण जो होते हैं वो पत्ती में अंदर या गहराई में धसे हुए होते हैं, इसलिए इस क्यूटिकल के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है, प्रभावित होती है। ये पत्ती की संरचना से तात्पर्य जो लीफ है उसके ऊपर एक अधिचरण की परत हो जो किससे निर्मित है, क्यूटिकल से, जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पर क्या पड़ता है, प्रभाव। तो इस प्रकार से जो पत्ती की संरचना है, यहाँ भी हम देखें तो पत्ती की संरचना में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करती है। दूसरा है पर्ण का दिक् विन्यास, इसको समझे। पर्ण का दिक् विन्यास क्या होता है, भाई पर्ण की स्थिति क्या है जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम या ज्यादा हो सकती है। सूर्य का जो प्रकाश होता है, हम कह सकते हैं सूर्य की आपतित किरणें, यदि पर्ण का जो दिक् विन्यास है सूर्य की आपतित किरण की संपूर्ण स्थिति पर होगा तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन यह समानांतर स्थिति पर होगा तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है, कम। ये लीफ होगी, ये सन हो गया, इससे क्या नहीं, सन की आपतित किरणें होगी। अब जो ये आपतित किरणें हैं और ये लीफ होगी, आपतित किरणों की स्थिति ये होगी और ये लीफ होगी। लीफ इसके कैसे हुई, यहाँ पर समकोण बनेगा, यहाँ पर समकोण। यदि समकोण स्थिति में लीफ ही स्थित है, यहाँ पर देखें हम, तो ये जो टकराव स्थिति है लीफ के मध्य में हो, किनारे पर। यदि यहाँ पर समकोण बनता है तो समकोण स्थिति में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या हो जाएगी, ज्यादा। यदि ये लीफ जैसे सनलाइट आ रही है और उसके समानांतर लीफ इस स्थिति में है तो किरणें क्या होंगी, लगभग सीधी निकल जाती हैं कुछ किरणें। इस स्थिति में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या हो जाएगी, कम
और इस स्थिति में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है, ज़्यादा। ये समकोण हो जाएगी, ये समानांतर। तो हम कह सकते हैं कि जो पर्ण का दिक् विन्यास है इसमें दो स्थिति होती है। दो स्थिति कौन सी होती है, एक तो समकोण वाली और एक समानांतर वाली। अब जो समकोण स्थिति होती है इसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है, ज़्यादा, और जो समानांतर होती है इसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या हो जाएगी, कम। तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, पर्ण का जो दिक् विन्यास है इसमें सूर्य से आने वाली आपतित किरणें जो होती हैं, यदि पत्ती उसके समकोण स्थिति पर स्थित है तो वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है। यदि सूर्य से आने वाली आपतित किरणों के सामने पत्ती समानांतर स्थिति पर स्थित है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है, कम होती है। इसलिए जो पर्ण का दिक् विन्यास है वह भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को क्या करता है, प्रभावित करता है। अब हमारे पास नेक्स्ट है मूल प्रहरों अनुपात। क्या है भाई, मूल प्रहरों। मूल का मतलब रूट से, प्रहरों का मतलब तना से, ठीक है। मूल जड़ होंगी, प्रहरों तना होगा। जितना मूल प्रहरों अनुपात अधिक होगा उतना ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी क्या होगी, अधिक। सीधा सा याद रखना है, मूल प्रहरों अनुपात जितना अधिक होगा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी उतनी ही क्या हो जाएगी, अधिक होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक व आंतरिक कारक हो सकते हैं। बाह्य कारक में चार होते हैं, प्रकाश, वायु, प्राप्त जल की मात्रा और तापमान। जबकि आंतरिक कारक तीन दिए हैं, पत्ती की संरचना, पर्ण का दिक् विन्यास, मूल प्रहरों अनुपात। प्रकाश प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप में रंध्र खुलेंगे, अप्रत्यक्ष रूप में क्या होगी, तापमान में वृद्धि। वायु जितना अधिक होगी उतनी ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या हो जाएगी, अधिक। प्राप्त जल की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उतना ही वाष्पोत्सर्जन भी क्या होगा, अधिक। तापमान जितना बढ़ेगा तो वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता कम होगी, तापमान के साथ साथ वाष्पोत्सर्जन भी बढ़ जाएगा। आंतरिक कारक पत्ती की संरचना। पत्ती की संरचना में यदि पत्ती के ऊपर एक अतिरिक्त या अधिचरम है जो क्यूटिकल से निर्मित है, जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ रंध्र पत्ती के अंदर धसे हुए पाए जाते हैं। पर्ण का दिक् विन्यास। पर्ण का दिक् विन्यास से क्या होता है, यदि पर्ण सूर्य से आने वाली आपतित किरणों की समकोण स्थिति पर स्थित है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या हो जाएगी, ज्यादा। यदि पर्ण सूर्य से आने वाली आपतित किरणों के समानांतर स्थिति पर है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या हो जाती है, कम। अब यदि हम देखें वाष्पोत्सर्जन का महत्व, इसका महत्व देखते हैं। हेडिंग लिखा हुआ होगा, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन का महत्व। मैं यहाँ सीधा लिख रहा हूँ, वाष्पोत्सर्जन समझ रहा है, ये महत्व है। तो वाष्पोत्सर्जन का महत्व देखें। वाष्पोत्सर्जन लाभकारी व हानिकारी दोनों प्रभाव या दोनों महत्व प्रदर्शित करता है, क्योंकि हम जानते हैं पादपों में क्रिया होती है कौन सी। फर्स्ट देखें, जो रसारोहण होता है, पादपों में रसारोहण की क्रिया किसके द्वारा होती है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। रसारोहण क्या होता है, जल का जड़ों से पत्तियों के तक पहुंचना, या हम बोले मृदा से जल जड़ों द्वारा होता हुआ अदब के विभिन्न भागों तक पहुंचता है, क्या कहलाता है, रसारोहण। किस पर डिपेंड कर रहा है, वाष्पोत्सर्जन। क्योंकि जब पत्ती वाले भाग में जल की कमी आएगी तो रसारोहण की क्रिया भी क्या होती है, बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं पौधों में रसारोहण वाष्पोत्सर्जन द्वारा ही संपन्न होता है। जो रसारोहण की क्रिया है प्लांट में, ये किसके द्वारा संपन्न होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा। इसी क्रिया के द्वारा रसारोहण होता है, तो जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है इस क्रिया के द्वारा पादप मृदा से खनिज जल अवशोषण करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट कार्य यदि हम देखें, वाष्पोत्सर्जन जो होता है हमारे पास, लीफ जो हमारे पास होती है या जो पत्ती होती है उस पत्ती का तापमान भी कम करता है, और अतिरिक्त जो जल होता है, पत्ती का जो टेम्परेचर होता है वो भी किससे कम होता है, वाष्पोत्सर्जन की। क्यों, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा तो जो जल का प्रवाह है वो चलता रहता है, इसलिए तापमान पत्ती का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अतिरिक्त जल है पादपों में उसका निकास भी या बाहर निकलना भी किसके द्वारा होता है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के महत्व हम
कह सकते हैं। कौन कौन से मेथड? रसारोहण का मेथड हो गया, पादपों में रसारोहण की क्रिया वाष्पोत्सर्जन द्वारा संपन्न होती है। पादप खनिज व जल अवशोषण भी किससे करते हैं? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा। पादपों में पत्ती का तापमान वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यदि हम देखें पादपों में अतिरिक्त जल है, वह भी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही क्या किया जाता है? निकास किया जाता है अतिरिक्त जल का। इस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक एवं वाष्पोत्सर्जन के महत्व को हम समझ सकते हैं। पादपों में वाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं क्या होती हैं और किस प्रकार ये प्रभावित करती हैं।